passport to freedom. Education lifts you above all the barrier of caste, creed, and custom. Education empowers a person. I am glad that I am in the profession where I become instrumental to empower, where I can empower the people and the society. In today's time, एजुकेशन के मायने चेंज हो चुके हैं. आज के टाइम पे पढ़ाने से ज़्यादा पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है किसी भी टीचर के लिए. एजुकेशन, imparting education is a challenge in nowadays. Hello, my name is Jimit Wankawala and I am from an institute called JV Institute. Today we have with us the students जिन्होंने वो माइलस्टोन अचीव किए हैं जो क्वाइट रेयर है. कॉन्वर्सेशन शुरू करने से पहले I'd like to say one thing that everyone is achievable. वो भी जो स्टूडेंट जो 60% लाता था और 10th में 70 ला चुका है वो भी अचीवर है. वो भी अचीवर है जिसका पोटेंशियल 80% था और 85 लाया है जिसने, वो भी अचीवर है. वो भी अचीवर है जिसने हर एक ऑड से फाइट करके अपने लिमिटेशन को फाइट करके एक वो रिजल्ट ला के दिखाया है जो वो हमेशा लाना चाहता था. तो आज हमारे साथ जो लोग हैं वो पर्टिकुलरली वो लोग हैं जिसके 91+ % है, जिसको हम A1 ग्रेड A1 कैटेगरी में कंसिडर करते हैं. और इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके परसेंटेज उससे लोअर है उनकी भी एबिलिटी इतनी ही है जितनी बाकी सबकी है. एजुकेशन और जो रिजल्ट है इज जस्ट अ डॉक्यूमेंट, इट जस्ट शोज दैट यू हैव डन इट, और इससे भी बड़ी चीज़ें आप लाइफ में अचीव कर सकते हो. सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. Hi, myself Nakshi Jariwala. I am from LP Savani Vidyabhavan School. I scored 91%. Hey everyone, I here Vruti Makati from Srimati LP Savani Vidyabhavan, and with the blessings of JV family, I scored 91%. My name is Tanisha Vasa and I got 97.5% and I am first in my school since now. My name is Yogi. I am from Prasad School. I got 95% in board exam. Hello, myself Pratham Jagyasi. I am from CCSA School. I got 95% in my boards and I have got first rank in my school. Hi, my name is Prayak Jagyasi and I am from CCSA School and I got 91.53% in board. Hey everyone, my name is Kaushalya Paitan. I got 91% in my board exam and I got third rank in my school. Myself Rajit Thakkar. I am from LP Savani Vidyabhavan and I scored 93% in the board examination. Hello everyone, myself Ritesh Gumnani. I have scored 95% in my 10th boards and I have secured first rank in LP Savani group of schools. I myself Bhavya Lakawar. I scored 95% in my board exam and I am first in presidency school. Hello, myself Mitali Jesani. I have scored 91% in my school and I got second rank in my school. Hello, Jaini Mehta here and I scored 93.67% in my school and I am first in Vanita Vishnu. What do you feel like? I'm getting so much respect now. Wow. I am throwing a party. My parents are distributing sweets to family members, neighbors and everybody. I am getting so many calls like how did you score and 0.01% के लिए क्यों चुक गई फर्स्ट ही लाने, लाइक बोर्ड में फर्स्ट ले आना था. So I think 99.9 is equivalent to board, first in board. That's okay. मतलब एक औकात बन गई. Yes. वही है, स्टेटस बन गया. प्रयाग, I think तुम्हारे तो 9th में कितने परसेंटेज थे? 84 से मतलब घर वालों ने तो अंडर एस्टिमेट ही किया होगा. पहले तो यही सोचा होगा कि क्या ही कर लेगा ये. तो 84 से अभी कितने में? 91. तो मतलब क्या चेंज हो गया? चेंज हो गया मतलब कल तक कोई गिनता नहीं था इतना अच्छा कि मतलब अच्छा स्टूडेंट है, बट आज देखो इंटरव्यू हो रहा है तो वही बात है कि रिस्पेक्ट मिलती है. तो यही है कि 10th स्टैंडर्ड जिससे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, स्पेशली पेरेंट्स बहुत बार बहुत ज़्यादा लाइटली ले लेते हैं. पर 10th स्टैंडर्ड इज़ अ स्टैंडर्ड जो रिजल्ट नहीं है, इट इज़ योर लाइफ टाइम आइडेंटिटी. मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है 10th स्टैंडर्ड में द डे शेड्यूल, राइट. क्योंकि दिन कब निकल जाता है हमें पता नहीं चलता, कब एग्ज़ाम आ जाती है हमें पता नहीं चलता. ठीक है,
तो जब हम कोई भी चीज़ प्लान करके करते हैं ना तो वो बहुत अच्छे से होती है। आपका डे शेड्यूल क्या था? रचित तुम बताओ, व्हाट वाज योर डे शेड्यूल थ्रू आउट द ईयर, बिगिनिंग से इन जनरल व्हाट वाज योर डे शेड्यूल? बिगिनिंग में ऐसा लगता था एकदम लाइटली लेते थे 10th स्टैंडर्ड को, और स्टार्टिंग में तो कुछ जो ट्यूशन में पढ़ा उतना ही, फिर घर जाके कुछ नहीं। फिर जब एक एग्ज़ाम गई और उसके बाद रात को जगना पड़ा पढ़ने के लिए, तो थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि डे शेड्यूल बनाने की ज़रूरत है। और आगे जाके नेक्स्ट एग्ज़ाम्स में एक कंप्लीट पूरे वीक का शेड्यूल बनाया कि रोज़ इतना पढ़ेंगे, जो रोज़ ट्यूशन में करवाएंगे वो रिवाइज़ करेंगे, तब जाके मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो इसलिए डे शेड्यूल में फिर एक चीज़ तो फिक्स कर दी कि जो ट्यूशन में पढ़वाए वो घर जाके रिवाइज करना ही है, और एक्स्ट्रा भी एक एक सब्जेक्ट हर वीक में कंप्लीट करते रहना। ओके रितेश, मुझे ये पता है थोड़ा बहुत, हमारी बात भी होती रहती थी थ्रू आउट द ईयर कि आपने जितना करवाया उतना तो मैं कर ही रहा हूँ। तो वही डे शेड्यूल था जेन्युइनली कि मुझे कुछ करने के लिए बोल रहे थे। तो जब हमारा 10th स्टैंडर्ड एक्चुअली स्टार्ट हुआ था तो स्टार्टिंग में तो एकदम ऐसे बहुत पावर था कि हाँ अभी तो कुछ करना ही है। स्टार्टिंग में थोड़ा मोटिवेटेड रहे, फिर दिवाली तक एग्ज़ाम्स गई, तब दिवाली के टाइम थोड़ा फ्लक्चुएट रहा था, एग्ज़ाम्स में थोड़ा स्कोर लो गया। उसके बाद लगा कि अभी तो मतलब कुछ करना पड़ेगा। लास्ट में 3 मंथ्स बचे थे और जिमित सर भी हमारी वीकली एग्ज़ाम्स लेते रहते थे, और वो एग्ज़ाम के स्कोर पे हमको सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट थी वो हर एग्ज़ाम के बाद हमारे स्कोर को एनालाइज करना रहता था। जैसे लास्ट संडे की अगर हम एग्ज़ाम की बात करते हैं तो उसमें कितने हमारे माइनस पॉइंट्स थे, उन सब पॉइंट्स पे नेक्स्ट एग्ज़ाम पे हमको ज़्यादा फोकस देना था। तो ऐसे ही मैंने भी इम्प्रूव किया था। तुम्हारा शेड्यूल यही था कि रोज जितना करवाए उतना तुम घर जाके करते उतना तो मैं करता ही था। प्लस जो एग्ज़ाम गई तो उसमें तुम्हारे क्या माइनस पॉइंट्स हैं, कहाँ पे मार्क्स कटे। अब मैंने थ्रू आउट ईयर ये देखा कि 2 टाइप के स्टूडेंट थे। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जैसे तुम थे, मेरे ख्याल से कभी कभी रचित था, एक था, वो आके पूछते थे कि कहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी थे जो हमेशा कंप्लेन करते रहते थे कि हमारे मार्क्स नहीं आ रहे, मार्क्स कट रहे, क्यों मार्क्स काट रहे हो आप, यू नो, मार्क्स क्यों नहीं दे रहे हो आप। तो आई थिंक कि वही चीज़ की वजह से आप यहाँ पे हो कि आपने अपने जो फ्लॉज है उसको आइडेंटिफाई किए और उसको इम्प्रूव किए। आई थिंक दैट इज़ व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, राइट? ओके। प्री कोविड 2027 पेरेंट्स बच्चों में जो सिंसियरिटी थी बहुत ज़्यादा थी, एंड इट इज़ ऑन गोइंग कंप्लेन कि पोस्ट कोविड बच्चों की सिंसियरिटी कम हो गई है। मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स की सिंसियरिटी थोड़ी कम हो गई है, इन द सेंस कि कभी भी किसी भी पेरेंट्स का फ़ोन आ जाता है कि मेरा बच्चा 4 दिन ट्यूशन नहीं आएगा, 5 दिन ट्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। आप में से कोई ऐसा था जिन्होंने कुछ दिनों की ऑफ ली हो ड्यूरिंग द ईयर? इसके अलावा किसी ने 1 दिन से ज़्यादा किसी ने ऑफ ली हो, राइट? अगर 1 दिन तुमने ऑफ ली सपोज, या अगर आप 2 दिन एब्सेंट हो किसी वजह से, उसका क्या रिपरकशन हो सकता है? I'd like to know this from Bhavya. मैं 2 साल इधर पढ़ा तो मैंने एक भी दिन ऑफ नहीं ली। दूसरे दिन जो पढ़ाएंगे वो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो एक क्लास दूसरे क्लास से इंटरकनेक्टेड है। अच्छा, सही है। तो तुमने वो रिस्क लिया ही नहीं कि मतलब मैं ऑफ लूँ और बाद में वो कवर अप करना पड़ेगी? हाँ। Is there anyone who else जो ये बात पे और कुछ मतलब बताना चाहे कि what can be the repercussion of you maybe? नहीं, ऑफ एक भी नहीं ली, क्योंकि पता था कि ऑफ लेंगे तो पूरा टॉपिक मिस हो जाएगा, उसका इफेक्ट एग्ज़ाम्स पे पड़ेंगे और उसके बाद वो टॉपिक रह जाएगा। और वो आप सेल्फ स्टडी कर करके भी एक बार एक्सप्लेन करते हैं तो आपको समझ में भी आता है, तो वो सेल्फ स्टडी नहीं हो सकता। और मेरे पास बहुत सारे रीज़न थे ऑफ लेने के, लेकिन एक भी नहीं ली। मेरा टीथ का अपॉइंटमेंट चल रही है, तो जब डॉक्टर की, डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट थी तब दोपहर को ही जाना होता था। तो मैं
मॉर्निंग के बैच में आके वो सारा कंप्लीट करके जाती थी। एक भी दिन ऑफ लेने का बहुत चांस नहीं ले सकते आप। Is there anyone else जिसने ऑफ ली हो और बाद में उसने ये एक्सपीरियंस किया हो कि कवर अप करना बहुत हार्ड हो जाता है? मेरे ब्रदर के मैरिज था तो तभी मैंने 4 days के लिए लीव ली थी। तो इट वाज 9th standard, so cover It was in 9th standard, right? Yes, I remember that. एंड कवर कर तभी तो ऑनलाइन चल रहा था, तो कवर करने के लिए नेक्स्ट 2-3 दिन तक फुल डे नाइट आपको स्टडी करना पड़ता है, तभी वो कवर होता है। वरना नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में आपको इतना कुछ समझ में नहीं आता और सब छूट जाता है, और ये सब एग्ज़ाम के टाइम पे आपको बहुत स्ट्रगल। Nowadays एक वो भी चीज़ हो गई है ना कि चलो ठीक है हम ऑनलाइन पढ़ लेंगे, अगर हम नहीं भी जा रहे हैं तो ऑनलाइन बहुत कुछ अवेलेबल है। तो मुझे ये जानना है आप लोगों से कि गैजेट्स जो है वो कितना हेल्प करते थे आपको। जेईडी से मैं ये जानना चाहूँगा कि गैजेट कितना हेल्पफुल है, कितना हार्मफुल है, कितना आपका टाइम वो कंज्यूम कर सकता है और कितना आपको डैमेज कर सकता है। एक्चुअली गैजेट्स में मेरा ऐसा था कि मेरा माइंड बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो जाता। अगर मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रही हूँ या फिर ऑनलाइन लेक्चर्स भी चल रहे, अगर मैसेज की नोटिफिकेशन आई डायरेक्ट ध्यान उधर चला जाता था। पढ़ सकते थे बट इट वॉज माइट बी अनकम्फर्टेबल फॉर मी बिकॉज मेरा ध्यान बहुत डिस्ट्रैक्टेड होता था। तो मतलब पढ़ाई के टाइम पे गैजेट आजू बाजू नहीं होना चाहिए। तो व्हाट यू यूज्ड टू डू जब पढ़ाई करने बैठो तब मोबाइल साथ में? माई मॉम यूज्ड टू टेक माई फ़ोन एंड शी कीप इट इन ड्रॉवर। 8 और 9th स्टैंडर्ड का जो फाउंडेशन है कितना मतलब यूज़फुल है, ये मुझे बेसिकली जानना है, क्योंकि एज ए टीचर आई एम ऑल्सो वेरी क्यूरियस टू नो कि कोई भी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में आके आप इम्प्रूव सडनली कर सकते हो, मैं ये पर्टिकुलरली मानता हूँ, ठीक है। पर वो जो इम्प्रूवमेंट है उसके लिए फाउंडेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपका फाउंडेशन नहीं है, ज़ीरो फाउंडेशन है, अगर आप में सिंसियरिटी की प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है, तो डायरेक्टली 10th में आके आप सिंसियर नहीं हो सकते, ठीक है ना। वो पहले से आप में थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। I'd like to know this from Heath, basically, कि what is the importance of foundation? That is 8, 9 स्टैंडर्ड का कितना इम्पोर्टेंट? बेसिकली मैं जेई में 9th स्टैंडर्ड में आया था, तब मैं पहले कोई ट्यूशन नहीं लेता था, पर जब 9th में आया तब फाउंडेशन मेरा मेनली 9th में सर ने डिसिप्लिन और फाउंडेशन ही मेन सिखाया है कि फाउंडेशन आप बनाएंगे तब 10th में हमें हेल्पफुल रहेगा। सर ने बहुत सारी चीज़ जो 10th में 9th में करवा दी है, इसलिए हमें 10th में बहुत ईजी कर दी है। 10th में डिसिप्लिन ही सबसे मेन है कि आप अपना कैसे डे रूटीन बनाते हो और डिसिप्लिन में कैसे फुल ईयर स्टडी करते हो। 9th में सर ने वही सिखाया है, और फाउंडेशन जो जिसने 9th किया है जेई में उसे मेन पता है कि फाउंडेशन क्या होता है। 10th इसीलिए हार्ड नहीं लगा क्योंकि 9th का वो फाउंडेशन था कि पूरे साल मेहनत करनी है और पूरे साल पढ़ना है, तभी आप 10th में अच्छा स्कोर करोगे। फाउंडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मैं ऐसा मानता हूँ। मैंने भी 10th में फर्स्ट ईयर जेई में किया था, उसके पहले कोई ट्यूशन नहीं जाता था, लेकिन फाउंडेशन कोई भी सब्जेक्ट का हो, फिर वो साइंस हो मैथ्स हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि एसएस में भी अगर आपको मान लो कनेक्टेड नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आपको पढ़ने की आदत है कि आप डिसिप्लिन से पूरा पढ़ सकते हैं, तो ही आप 10th में भी पूरा कवर अप कर सकते हैं। ओके, तो मुझे ये जानना है कि घर का एटमॉस्फेयर मतलब कितना हेल्पफुल रहा तुम्हारे लिए, एंड हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ योर पेरेंट्स एंड हाउ वाज इट यूजफुल टू यू? सर मेरे घर का एटमॉस्फेयर 10th में टोटली अपोजिट था कि माई मदर वॉज ट्रूली फ्रीली दैट यू हैव योर स्पेस एंड यू डिसाइड योर टाइम टू स्टडी। मैं एकदम फ्रीली विदाउट प्रेशर पढ़ती थी घर पे। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पेरेंट्स सी देयर इज़ अ वेरी थिन बॉर्डर बिटवीन गिविंग मोटिवेशन एंड गिविंग टॉर्चर। मोटिवेशन और टॉर्चर के बीच में बहुत थिन लाइन है, और पेरेंट्स को ये बहुत ध्यान रखना है कि वो लाइन कभी भी क्रॉस ना हो। कम मार्क्स आए तो आप दो तरह से आप रिएक्ट कर सकते हो कि बेटा कम मार्क्स है, देखो कहाँ तुम्हारे शॉर्ट कमिंग्स हैं, आई थिंक दैट यू कैन इम्प्रूव, ठीक है। अगर कम मार्क्स है तो यही पेपर लर्न करके उसके आंसर्स फिर से लिख दो, तो यही क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में वापस आए तो तुम्हें यही आंसर जो जेवी के एग्ज़ाम में या यही आंसर जो स्कूल की इनिशियल एग्ज़ाम्स में नहीं आ रहे वो बोर्ड में तुम्हें आने चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है, जबकि पेरेंट्स इतने पैनिक हो जाते हैं कई बार, राइट, और वो बच्चों को पैनिक कर देते हैं, बच्चों को नर्वस कर देते हैं बहुत ज़्यादा।
तो ऐसा मतलब आपका क्या कहना है उसमें? घर का जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी बार पेरेंट्स मेरे घर में कैसा था कि अगर कम मार्क्स आते हैं तो जनरली पापा और मम्मा ऐसा बोलते हैं कि एक बार कम मार्क्स आएंगे तो ही आपको नेक्स्ट टाइम पता चलेगा कि आपको क्या करना है आगे। और मेरे जब आए थे तभी मैंने इवन सर आपसे गाइडेंस लिया था, तो आपने मुझे एक कोट था कि लूजर्स गिव रीजंस, जो आप हमेशा बोलते हो, और वो जो आपने कोट बोला था वो मैंने अपने लिविंग रूम में ऐसे लिख के रखा है कि लूजर्स गिव रीजंस, मतलब जिसको करना है वो कैसे भी करके ही रहेंगे। तो इसलिए वो भी मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिला उससे। और हाँ, घर में भी सब लोग, अगर मेरा 10th है और मुझे ऐसी हैबिट थी कि मैं लिविंग रूम में स्टडी करूँ, क्योंकि मेरे रूम में मुझे थोड़ा स्लीपी फील होता था, तो सब पेरेंट्स भी कभी टीवी ऑन नहीं करते थे और गैजेट सब ने यूज़ करना कम कर दिया। हाँ, मतलब तुम्हारा ये बोलना है कि अगर इफ पेरेंट्स वांट के अपने बच्चे जो है वो कम गैजेट्स यूज़ करें तो पहले तो पेरेंट्स को थोड़ा डिसिप्लिन में आना चाहिए, राइट? मतलब आई थिंक दिस इज़ करेक्ट कि अगर पेरेंट्स थोड़ा डिसिप्लिन में हो, अगर पेरेंट्स थोड़ा कम गैजेट ड्यूरिंग द ईयर यूज़ करें तो बच्चों को भी वो एट्रैक्शन थोड़ा कम होगा। और मैं ये भी मानता हूँ कि गैजेट्स आर यूज़फुल, ऐसा नहीं है कि आपको संन्यास ले लेना है पूरी तरह और 10th में सब कुछ छोड़ देना है, ठीक है? कभी कभी मूवीज़ देख लो, जो भी एंटरटेनमेंट, मीन ऑफ एंटरटेनमेंट है वो कर लो, पर अपना टाइम अपना काम अपना टाइम पे कर लो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? हाउ डिड इट हेल्प यू तनीषा, द एटमोसफियर ऑफ योर होम? एटमोसफियर इन द सेंस दैट हाउ पॉजिटिव, व्हाट काइंड ऑफ पॉजिटिविटी योर पेरेंट्स हैव गिवन यू थ्रू आउट द ईयर? स्टार्टिंग से मेरे पेरेंट्स वेरी चिल थे, लाइक कुछ नहीं, 10th है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। उनको पता है मैं 9th छोटी थी तब से लाइक कोई एग्ज़ाम होती थी तो लाइक मैं थोड़ा प्रेशर लेके पढ़ती थी कि इतना कंप्लीट करना है, इतना करना है। बट वो लोग 10th में, वो लोग ने थोड़े स्टार्टिंग में देखा कि मैं इतना प्रेशर ले रही हूँ, कभी कभी थोड़ा रोल देती थी, तो मुझे बोलते थे कि कुछ प्रेशर नहीं लेना है, लाइक जस्ट गिव योर बेस्ट, लाइक मार्क्स दे फील के ओके आ जाएंगे, बट first give your best and it doesn't matter if you score low once, next time just like recheck your mistakes and work on them. Yes, मतलब मैं ये हमेशा मानता हूँ कि इसकी प्रोसीजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब उनको प्रोसीजर में फेथ होना चाहिए। मार्क्स इज जस्ट आउटकम ऑफ द गुड प्रोसीजर, राइट? अगर आपकी प्रोसीजर ही अगर ऑनेस्टी नहीं है, प्रोसीजर में ही ऑनेस्टी नहीं है, तो आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अच्छे मार्क्स आएंगे। एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको हमेशा, आपको याद हो तो ये बोलता था थ्रू आउट द ईयर कि आपको ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने हार्डवर्क कम किया, ठीक है? हमेशा आपको ये होना है, whenever you recall your 10th standard, आपको ये लगना चाहिए कि नहीं, मैंने बहुत हार्डवर्क किया था और मैं अगर इतना हार्डवर्क कर सकता हूँ तो मैं लाइफ में कुछ भी कर सकता हूँ। मैं खास करके ये स्टूडेंट्स को भी बोलना चाहता हूँ जिनके 5-10 मार्क्स कम आए हैं और जितने एक्सपेक्ट किए थे उतने मार्क्स नहीं आए हैं। वो भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अपने यहाँ जिसके 2-5 मार्क्स कम है और जिसकी वजह से वो A1 कैटेगरी में नहीं है। ज़रा भी ये बस सोचना कि आप किसी से कम है, ठीक है? मैंने रिजल्ट के अगले दिन आपको एक मैसेज भेजा था, योर पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर स्किल, कैन नॉट डिसाइड योर एबिलिटीज, ठीक है? पढ़ाई इसलिए ज़रूरी है कि वो हमें डिसिप्लिन का इम्पोर्टेंस क्या है वो हमें समझाती है, राइट? इट इज़ नॉट एवरीथिंग, राइट? अगर पेरेंट्स भी यही वे से अगर अपने बच्चों को ट्रीट करें कि सी प्रोसीजर इज़ इम्पॉर्टेंट, अगर बच्चे ने हार्डवर्क किया है, अगर बच्चे ने मेहनत की है और फिर रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो पेरेंट्स को उनको बहुत पॉजिटिवली लेना चाहिए। पेरेंट्स को ये बोलना चाहिए कि बेटा तुमने हार्डवर्क किया, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। रिजल्ट नहीं आया, दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके। हार्डवर्क किया है तो कभी ना कभी उसका कोई ना कोई रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? अगर पेरेंट्स इस तरह से अगर चाइल्ड को ट्रीट करें तो कुछ नहीं तो उसको जो पॉजिटिविटी मिलेगी वो पॉजिटिविटी उसको लाइफ में आगे लेके जाएगी, राइट? उसका जो फेथ है हार्डवर्क में वो कभी कम नहीं होना चाहिए, उसका फेथ हार्डवर्क में बढ़ना चाहिए, राइट? उसको ये लगना चाहिए कि शायद मेरा डेडिकेशन फोकस कम होगा, उसको ये नहीं लगना चाहिए कि रिजल्ट ने मुझे डिच कर दिया, उसको ये नहीं लगना चाहिए कि रिजल्ट ने मुझे धोखा दे दिया, राइट? उसको ये लगना चाहिए कि चलो मैं और अच्छा कर सकता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है? हाउ डिड यू रिजुविनेट योरसेल्फ?
मतलब रिजुविनेशन के लिए आप क्या करते थे? तो कौशल्य, हाउ डिड यू रिजुविनेट योरसेल्फ? मेरे घर पे ऐसा था कि आपने जैसे बोला कि 100% एफर्ट चाहिए था, तो वो ऐसा फोर्स नहीं करते थे कि इस टाइम पे पढ़ो, ऐसा करो। वो लोग फ्री थे कि तू कर रहा है तो दिन में कम से कम 3 घंटे पढ़, कोई भी टाइम पे पढ़। और मेरे को जब भी मन नहीं होता था तो मैं चैंटिंग करता था, या फिर दोस्तों के पास भी टाइम होता था और वो भी फ्री होते तो साथ में खेलते थे। वैसा मैं रिजुविनेट कर लेता था। एक्चुअली 10th के स्टार्टिंग में मुझे प्रेशर ज़्यादा आता था पढ़ाई का, तो मैंने आपको भी बहुत बार पूछा था कि मेरे को बहुत प्रेशर आया था। आपने मेरे को बोला कि सुबह ट्राई टू मेडिटेट एटलीस्ट 10 मिनट्स, तो मैंने वो पूरे साल कंटिन्यू किया कि सुबह 10 मिनट उठ के पहले मेडिटेट तो कर ही लेता था। फिर अगर हो कि ऑलवेज वीकेंड्स पे मेरा फिक्स था कि 2 to 3 आवर्स मैं क्रिकेट खेलता ही था, क्योंकि एज इट वॉज। थैंक यू फॉर सेइंग दैट। ठीक है, तो मतलब मैं ये मानता हूँ कि देखो सुबह पढ़ाई कर ली, संडे आके एग्ज़ाम दे दी, और फिर आधा दिन वो आपका होना चाहिए। ठीक है, उसमें ये होना चाहिए कि आप इतने फ्रेश हो जाओ कि फिर थ्रू आउट द वीक आप पढ़ सको अच्छे से। राइट, तो नक्सी से शुरू करते हैं। मेरा तो ऐसा है कि अगर मैं बेड पे बैठ के पढ़ाई करूँ तो मेरे को नींद आएगी 100%। तो मैंने अपने रूम में एक ऐसा कॉर्नर ढूंढ लिया कि क्लोजेट के बाजू में ही, कि उधर वो सबसे दूर है डोर से, और वहाँ पे ऐसा ज़्यादा आवाज़ भी नहीं आएगी। तो मैं उधर बैठ के पढ़ती थी। फिर रात को या सुबह अगर एग्ज़ाम से पहले कुछ पढ़ना होता था तो ऐसे रात को बहुत नींद आती है, तो चलते चलते भी मैं पढ़ती थी कि ऐसे नींद ना आए। और ऐसा नहीं है कि आप पूरी सुबह जल्दी उठ के पढ़ोगे या रात को ऐसा पढ़ोगे, आप दिन में भी पढ़ सकते हो, और जितना पढ़ोगे उतना ही याद रहेगा। एग्ज़ाम से पहले आप आधे घंटे में कुछ करोगे तो वो याद नहीं रहने वाला। मेरा तो ऐसा था कि मैं बेडरूम में बैठ के पढ़ती हूँ तो मुझे स्लीपी फील होता है, और बेड को देख के मुझे नींद आने लगती है, और इसलिए मैं लिविंग रूम में स्टडी करती थी। और साथ में मेरे एल्डर सिस्टर है, वो भी उनकी स्टडी लिविंग रूम में ही करती थी। तो अगर काफ़ी बार ऐसा बोरिंग लगता है, ऐसा कुछ लगता है, तो मैं थोड़ी देर बालकनी या ऐसी कोई जगह पे नेचर के साथ या कोई साइलेंट प्लेस है वहाँ पे जाके स्टडी। मैं हमेशा से एक मॉर्निंग पर्सन रही हूँ। सबका मैक्सिमम लोगों का होता है कि वो आफ्टरनून में नहीं पढ़ सकते, बट मैंने इवनिंग बैच इसलिए लिया कि मैं आफ्टरनून में अपना सेल्फ स्टडी 2 to 3 आवर्स कर सकूँ। फिर इवनिंग में ट्यूशन में जो आप करवाते थे वो आके करती थी, और हर रोज़ मैथ्स की प्रैक्टिस होती थी, और जो आपने करवाया उसका होमवर्क थोड़े लाइक हाफ एन आवर मैक्सिमम जितना कर सकते थे उतने सम्स होते थे। तो मैं नेक्स्ट डे के लिए नहीं रखती थी, तब नाइट में ही फिनिश कर देती थी, और उससे लाइक मैथ्स बहुत इम्प्रूव होता था, और वो मेरा लाइक मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट। ऐसा था कि रात को पढ़ के ही सोना है, जितना भी सर ने करवाया उतना पढ़ के ही सोना है। इसलिए मैं सुबह दूसरे दिन तक जाने नहीं दे रहा, इसलिए मैंने इवनिंग बैच दिया था, क्योंकि मुझे लेट नाइट तक स्टडीज़ करना ज़्यादा फायदा था, इसलिए मैंने इवनिंग बैच लिया। और यही 9 o'clock के आसपास हम फ्री हो जाते ट्यूशन से। फिर पहला घर जाके यही रूटीन था कि पहले सर ने जो करवाया है वो पहले फिनिश करो, और एक्स्ट्रा रात को टाइम बचे तो मैथ्स करो या फिर कोई और सब्जेक्ट करो। दिन में एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 1 hour ऑलवेज मैथ्स करना ही था, और आफ्टरनून सेशन 3 to 4 आवर्स आफ्टरनून में कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी और सब्जेक्ट का आप पढ़ना है वो पढ़ सकते हो। इसीलिए आई हैव नेवर सीन यू स्ट्रगलिंग विद मैथ्स। यस, आई हैव नेवर सीन यू स्ट्रगलिंग विद मैथ्स, क्योंकि जो तुमने बोला अभी, आई हैव गॉट द आंसर एंड इट इज़ वेरी इंस्पिरेशनल फॉर मी आल्सो, कि तुमने जो ये बोला कि रोज में आधा घंटा 1 घंटा मैथ्स करता ही था, दैट इज व्हाई आई थिंक परहैप्स आई हैव नेवर सीन यू। इट वाज वेरी फ्री इन मैथ्स की बोर्ड एग्ज़ाम थी, तब मैं 2 दिन की छुट्टी थी, पर मेरे को ऐसा थोड़ा भी प्रेशर नहीं आया कि मैथ्स की बोर्ड की एग्ज़ाम में। आई वॉज वेरी फ्री। मेरा तो ऐसा था कि मैं लिविंग रूम में भी पढ़ता था और बेडरूम में भी पढ़ता था। दिन में मैं बेडरूम में पढ़ता था और रात को लिविंग रूम में पढ़ता था और मुझे नींद आ जाती है, इसलिए मैं हमेशा चल के ही पढ़ता था। मैं कभी रात को बैठता ही नहीं था, चल के ही पढ़ता था। और मुझे अभी भी याद है, जब भी मैं चल के पढ़ता था, रात को 1:30 या 2 o'clock होते हैं, मेरी मॉम ऊपर से आती थी कि चलो अब सो जाओ। और मैं अगर कभी प्रेशर में हूँ कि मुझे पढ़ के ही ख़त्म करना है, फिर भी वो बोलेगी कि मैं मॉर्निंग में 4 o'clock उठा दूँगी, तुम अभी सो जाओ। फिर उठाते सीधा 6 o'clock।
तो ऐसे मेरा सब बैलेंस हो जाए। तुम्हारे साथ तो उल्टा होगा। एक्चुअली मेरे साथ ऐसा नहीं होता था, जैसे आपने कहा मेरे साथ उल्टा होता था। स्टार्टिंग में क्या था, मेरे को बोर्ड की इम्पोर्टेंस ही नहीं थी, मैं समझता ही नहीं था कि बोर्ड है, जैसे 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड है वैसे ही ले जाता। इसलिए आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में ट्यूशन के एग्ज़ाम में मेरे कम आते थे, मतलब मैं ऐसा अच्छा स्टूडेंट, ब्राइट स्टूडेंट नहीं था। फिर बाद में लोगों ने कहा कि कम आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, मुझे ऐसा था कि मैं पढ़ रहा हूँ फिर भी नहीं आ रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि पढ़ रहा फिर भी नहीं आ रहे। फिर मैंने अपने रूटीन को देखा कि मेरे स्टडी आवर्स बहुत ही कम थे। लाइक ट्यूशन से जाके, जैसे आपने कहा कि वो तो मैं कर लेता था जो आपने करा है, क्योंकि तब हमने समझा होता था तो तब वो जल्दी पढ़ सकते थे। ठीक है, अब तक हमने ये जाना कि किसी को रूम में कंफर्टेबल है, किसी को सुबह कंफर्टेबल है, किसी को रात को कंफर्टेबल है। एज आई ऑलवेज से दैट द बेस्ट टाइम फॉर रीडिंग इज जस्ट आफ्टर यू गेट योर एक्सप्लेनेशन। एज यू गॉट योर एक्सप्लेनेशन, और उसके बाद घर पे जाके आप जितना जल्दी उसको पढ़ लोगे उतना जल्दी आप उसको डाइजेस्ट कर लोगे। अब आपको एक्सप्लेनेशन मिले उसके बाद पढ़ना चाहिए। तो मैं मॉर्निंग बैच में था, मैं वहाँ से 10 बजे के आसपास छूटता था और स्कूल 12:15 ऐसे को थी, जो बीच में 1 आवर मिलता है, जाके पहले रिलैक्स करता हूँ और जो 1 आवर मिलता है उसमें आपने जो कराया होता है उसको रिवाइज़ कर लेता हूँ और फिर स्कूल से आके उसको फिर से एक बार देख लेता हूँ। तो क्या है, एग्ज़ाम के टाइम पे हम उसको पढ़ेंगे तो वो जल्दी से रिकॉल होगा, हमें पूरा लर्न नहीं करना पड़ेगा। मैं रात को पढ़ने में ही कंफर्टेबल था। मेरे फैमिली में ऐसा बोलते थे कि सुबह जल्दी उठ के पढ़, ज़्यादा याद रहेगा, बट आई वॉज द पर्सन, मैं रात को 3 बजे तक पढ़ूंगा, लेकिन जो डिसाइड किया है वो कंप्लीट करूंगा, उसके बाद सोऊंगा। और जो ट्यूशन में करवाया है वो रिवाइज किए बिना तो सोना सोचना ही नहीं है। पहले वो रिवाइज करना है, फिर कुछ भी एक्स्ट्रा स्टडी करनी है, एंड उसके बाद सोना है, फिर चाहे रात को कितने भी बजे। आई यूज़ टू लिव इन जॉइंट फैमिली, तो घर पे पढ़ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, तो मैं जेवी पर ही चली जाती थी और वहाँ पर एक खाली क्लासरूम देख के वहीं पे पढ़ती थी, शांति से बेंच पे पढ़ती थी, शांति से एकदम रिलैक्सेबल फील हो गया। क्लास इवनिंग बैच था तो क्लास से पहले जल्दी चली जाती थी 2 to 3 आवर्स और वहीं पे बैठ के पढ़ती थी। So I think that no matter where you study, right, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब मैटर ऑफ कंसर्न रहता है। What was the source of motivation for the year? What kept you motivated? I think मेरा पर्सनल ऐसा मानना है, before you give any answer, that self motivation is the best. Nobody can actually motivate you, because कोई भी अगर आपको मोटिवेट करता है तो आप तब तक मोटिवेटेड रहते हो तब जब तक आप वो सुन रहे हो। ठीक है, द टाइम यू स्टेप आउट ऑफ द डोर, वो मोटिवेशन का मतलब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट आई थिंक दैट द सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट थिंग। मैंने वैसे बहुत इन्जॉय किया है क्योंकि मेरे को नई चीज़ें जानना पसंद है। मैं इंटरनेट पे भी अलग अलग चीज़ें, अलग अलग टॉपिक पे देखता रहता हूँ, वहाँ से नई चीज़ें मिलती है। तो जैसे हम पढ़ते थे उसमें भी अलग अलग आता है कि साइंस में ये मॉडल डिस्कवर हुआ था, इसमें ये चीज़ इसलिए होती है, वो सब नया देखने को मिलता था, वो देख के मज़ा भी आता था। I want to know this from Pratham also, कि how much did you enjoy your studies? और were you always excited कि आज कुछ नया जानने मिलेगा, आज कुछ नया पढ़ने मिलेगा? क्योंकि जहाँ तक टीचिंग सी, एक टीचर जो है ना, I don't think that a teacher can give you any knowledge, right? टीचर का जो मेन काम है वो ये है कि आप में जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल का बेस्ट वर्जन आपसे बाहर निकाले। दैट इज द वर्क ऑफ एनी टीचर, राइट। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ मेरे जो फेलो टीचर्स है उनको भी, कि जो बेस्ट पोटेंशियल, हर एक बच्चों में पोटेंशियल है, उनका बेस्ट पोटेंशियल आइडेंटिफाई करके हमें उनसे निकालना है। अदरवाइज नॉलेज आज के डे में वो लोग कहीं से भी ले लेते हैं, राइट। उनसे उनका जो पोटेंशियल है उनसे उनको आइडेंटिफाई कराना है, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी है दैट द प्रोसीजर शुड बी एंजॉयबल, राइट। हाउ मच डिड यू एंजॉय योर सब्जेक्ट्स एंड हाउ मच डिड यू एंजॉय योर स्टडीज? ऑनेस्टली आई लाइक टू स्टडी द मैथ्स द मोस्ट। अगर कोई भी सम कभी मेरे से नहीं होता था तो मेरे को हमेशा ऐसा होता था कि उसको अभी के अभी कुछ भी करके सॉल्व करना है। मैं उसको 2-3 बार ट्राई करता था, चौथी बार ट्राई करता था, लेकिन उसको सॉल्व नहीं हो तब तक मैं उस सम को छोड़ता ही नहीं था आगे। फिर अगर कभी नहीं हुआ तो आपसे आके पूछ लेता था कि ये सब मेरे साथ नहीं हो रहा है तो इसको कैसे करना है। अगर
4 टाइम्स ट्राई करने के बाद भी वो नहीं हुआ तो ही सिर्फ मैं उस सम को छोड़ता। सो मतलब मैं ये हमेशा बोलता हूँ मैथ्स के टाइम पे क्या होगा, जब भी आप मैथ्स कर रहे हो घर पे जब मैं होमवर्क देता हूँ तो कई बार क्या होता है कि बच्चे ट्राई तो करते नहीं है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे और पहले ही डिसाइड कर लेंगे मुझे आता है कि नहीं आता। अगर नहीं आता है तो मैं गूगल पे देख लूँ और कई बार या तो गूगल पे देख के कॉपी कर लूँ या तो फिर गूगल पे देख के समझ के कर लूँ। तो वो करना सही है या नहीं है, मतलब इज इट गुड टू डू दैट और नॉट? आई थिंक इट इज़ नॉट गुड बिकॉज वी शुड ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व इट ऑलवेज, तो ही हमारा जो ब्रेन है वो डेवलप होगा, तो ही हम अगर आगे कभी आप साइंस ले रहे हो कुछ स्टडी कर रहे हो तो आपको मैथ्स समझ में आएगा, तो ये आपका रीजनिंग पावर इम्प्रूव होगा, राइट? तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इम्प्रूव होगी, क्योंकि हम मैथ्स पढ़ते भी इसीलिए है ताकि हमारा मेंटल एबिलिटी बढ़े, प्रॉब्लम सॉल्विंग रीजनिंग सब बढ़े। सही है, ओके। मज़ा आया पढ़ने में, बहुत मज़ा आया। और क्या सबसे ज़्यादा एंजॉय? फ्रेंकली स्पीकिंग जेवी में आना, कुछ भी हो के घर पे पढ़ते पढ़ते बोर हो रहे तो भी ऐसा लग रहा था कि अभी जेवी में जाके क्लास अटेंड करें तो ज़्यादा रिफ्रेश भी हो जाएंगे और साथ में ज़्यादा नॉलेज भी बढ़ेगी हमारी। और मैथ्स सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है 10th में। ऐसा नहीं था कि मैथ्स 10th का ईजी है, पर आपने पढ़ा है इस तरह से कि मैथ्स वॉज द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल, इतना ईजीली हो जा रहा था और बाहर के सम्स भी आ रहे थे, आप एक्स्ट्रा सम्स भी दे रहे थे लॉजिकल थिंकिंग के, तो भी ट्राई कर करके लॉजिकल थिंकिंग बहुत बढ़ रही थी वो एक्स्ट्रा सम्स कर करके। सोशल साइंस, जनरली सोशल साइंस वो सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट्स को हमेशा ये लगता है कि जैसे आपने बताया कि हमें क्यों जानना है पुरानी चीज़ें, जो हो चुका ठीक है, गड़े मोड़े थे क्यों काट रहे हैं हम लोग, राइट? तो डिड यू एंजॉय सोशल साइंस? क्योंकि इट्स लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ हिस्ट्री इकोनॉमिक्स, तो डिड यू एंजॉय सोशल साइंस? नाइन्थ से ऐसा था, 9th में कि लाइक हिस्ट्री वॉर्स और वो सब थे, हम इजीली रिमेंबर कर सकते थे स्टोरी के हिसाब से। 10th में स्टार्टिंग में था कि ऐसे लाइक हिस्ट्री तो प्योरली इन्फॉर्मेशन, आपने स्टार्टिंग से हमें ऐसा बताया कि मेमोराइजिंग करते करते लाइक ऐसा होता था कि क्यों लाइक इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हम मेमोराइज़ करें, बट कंटिन्यूसली इतनी एग्ज़ाम्स हुई, इतना प्रिपेयर किया, तो फिर लास्ट में एग्ज़ाम के थोड़े 1 मंथ पहले होता था कि एसएस की बुक तो पूरी लाइक बाय हार्ट मेमोराइज हो गई है, सब अंडरलाइन कर दिया था, हाइलाइटर्स एंड इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स। तो फिर लाइक थोड़े टाइम के बाद मुझे एसएस भी अच्छा लगने लगा। आप में से कोई ऐसा था जिसने नोट्स बनाई थी और वो नोट्स ने आपको हेल्प किया, तो टेल समथिंग अबाउट दैट कि जो नोट्स बनाई हो एसएस में। सबसे पहले तो एसएस में फर्स्ट आपका स्टडी मटेरियल एक ही होता है जो आपकी टेक्स्ट बुक होती है, और एंड ऑफ द ईयर आपको वही सबसे ज़्यादा काम आती है। तो इसलिए जैसे कि कोई आंसर है, लेंदी आंसर है या कोई टॉपिक है, तो उसमें से आप वो कोई कीवर्ड्स हो या कोई ऐसा पॉइंट हो तो उसको आप नोट कर लो, और लास्ट में सिर्फ रिकॉल करने के टाइम पे आप वो एक बार देख लो तो आपका पूरा चैप्टर उसी तरह से रिवाइज हो जाता है। और एग्ज़ाम में ऐसे ज़्यादा लेंथी लगता है सबको रिवाइज करने के लिए, तो अगर नोट्स बनाई होती है और वो देख लेते हैं तो वो आपका फटाफट हो जाता है और याद भी रह जाता है। इन्जॉय तो मतलब पहले नहीं होते थे, लेकिन आप समझाते ऐसा थे कि तभी हम मतलब बहुत ज़्यादा उसको एंजॉय कर लेते थे। Nowadays I can see कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो मैथ्स को लेकर बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि ड्यूरिंग कोविड ईयर बहुत ज़्यादा अगर लैगिंग रहा कोई सब्जेक्ट तो वो मैथमेटिक्स रहा, बहुत सारा अगर आउट ऑफ ट्रैक हो गया किसी का सब्जेक्ट तो वो मैथ्स हो गया, ठीक है। अपकमिंग अभी जो बच्चे आ रहे हैं ज़्यादातर करके, उनको मैथ्स के लिए आप क्या टिप्स देना चाहोगे? क्योंकि यू ऑल वर एक्सीलेंट इन मैथ्स, राइट? तो आप मैथ्स के लिए क्या टिप्स देना चाहोगे? आई विल स्टार्ट विथ यू। फर्स्टली तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें टीचर का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। उनके गाइडेंस से हम सम्स एक बार समझेंगे तो उसके बाद उस टाइप के सम्स जो दूसरे होंगे वो कर पाएंगे। तो फर्स्ट गाइडेंस तो ये है कि पहले जो सम हमें मिले वो ट्राई करें खुद। वो ट्राई करेंगे तो हमारी पोटेंशियल पता चलेगी, हमें ये पता चलेगा इसमें कौन से लॉजिक लगा सकते हैं, क्या यूज़ करके ये सम सॉल्व हो सकता है। और ऐसे सम्स ट्राई करेंगे तो कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा और काफ़ी अच्छे से हम आगे
सम्स कर पाएंगे। Okay. What would you say on that? कि how can we actually improvise maths? अगर सपोज कोई स्टूडेंट है जिसका मैथ्स वीक है और वो उसको इम्प्रोवाइज करना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए? यस सर, जो सम्स करवाते हैं क्लास में प्लस होमवर्क देते हैं उसको मैं घर पे जाके 3 to 4 टाइम्स अच्छे से प्रैक्टिस करती थी। और मेरा 10th में स्टार्टिंग में मैथ्स वीक था, तो उसके बाद मैंने प्री मैथ्स में बहुत प्रैक्टिस की एंड देन मेरा मैथ्स का स्कोर अच्छा हुआ और मुझे मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। ओके, सो जो सम इंस्टीट्यूट पे होते थे वही सम तुम घर पे जाके फिर से करती थी? यस 3 to 4 टाइम्स आई 3 to 4 times and that improved your maths. क्योंकि मुझे पता है कि बिगिनिंग में तुम्हारा मैथ्स इतना अच्छा नहीं था। व्हाट इज योर मार्क्स इन मैथ्स? माय मैथ्स 97 मार्क्स। वाओ। सो मिताली जसानी जिसका मैथ्स पहले बहुत वीक था, उसने रेगुलरली वो सम किए जो सम इंस्टीट्यूट पे होते थे और वही सम तुम कितनी बार करती थी घर पे जाके? 3 to 4 टाइम्स। 3 to 4 टाइम वही सम जो सम क्लास में करवाए हैं वही सम घर पे जाके 3 से 4 बार करके तुम्हारा मैथ्स इम्प्रूव हुआ। मतलब आई थिंक दैट उससे फाउंडेशन उसका इम्प्रूव हुआ पहली बार, और उससे उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है मैथ्स की, वो एक ग्रिप, एक कॉन्फिडेंस जो मैथ्स के लिए बहुत ज़रूरी है, वो आ गया एक बार। और वो आने से मतलब 97 मार्क्स, वेरी गुड। जयनी, आई लाइक टू नो दिस फ्रॉम यू कि अगर सपोज लाइक आजकल बहुत ऐसे बच्चे हैं जिसको मतलब मैथ्स का एक प्रिजुडाइज है कि मैथ्स इज़ अ सब्जेक्ट विच इज़ वेरी हार्ड। मतलब आई थिंक दैट इज़ अ प्रिजुडाइज। आई थिंक दैट द ईजीएस्ट सब्जेक्ट इज़ मैथ्स। मैथ्स में आपको ज़्यादातर चीज़ें बहुत ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा उसमें कुछ रॉट लर्निंग नहीं करना है। इसमें सिर्फ आपको कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल से उसको अप्लाई करना है, ठीक है? व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? मतलब हाउ कैन वन इम्प्रोवाइज द मैथ्स इफ वन इज वीक इन मैथ्स? मैथ्स हार्ड नहीं है, बस आपको फार्मूलाज लर्न करने मेनली। अगर फार्मूलाज लर्न किए तो सम्स ऑटोमेटिकली आपको आ ही जाएंगे, क्योंकि पता चल जाएगा कि किसमें कौन सी फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर फिर भी कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जिसमें डायग्राम भी ड्रॉ करते थे, कि डायग्राम ड्रॉ करते थे तो पता चल जाता था कि इस फार्मूला से करेंगे तो ये फार्मूला ज़्यादा बेटर हो और इजी रहेगा वे में। Okay, so quickly, which was your favorite chapter in maths? You. Circles and surface area वाले। Circle and surface area. कल लगता था, बट फिर टेक्स्ट बुक के सम्स लाइक आपको आ जाते थे, फिर वो इनफ था क्योंकि वो लैंग्वेज। Right. Which was your favorite chapter? Construction and trigonometry. Okay. तो मैंने मतलब trigonometry is scoring the highest right now, ठीक है? इसका सबसे ज़्यादा fear रहता है, सबको पता नहीं क्यों रहता है। Which was your favorite subject? Your favorite chapters are in maths? Trigonometry and construction. Okay. And what about you? Which was your favorite chapter in maths? स्टैटिस्टिक्स। Okay. आई लव स्टैटिस्टिक्स बिकॉज उसमें कैलकुलेशन था, बट वो इजी वे में हो जाता था कैलकुलेशन। अगर उसमें देख के करते थे तो कॉलम में। No wonder that is why you have pursued commerce. Okay. Which was your favorite chapter? Trigonometry. See, तो यही मैं जानना चाहता था क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ट्रिग्नोमेट्री मतलब एक प्रिजुडाइज क्रिएट कर दिया है। पता नहीं किसने ये क्रिएट किया है, किसने ये अफवाह फैलाई है कि ट्रिग्नोमेट्री हार्ड है और सबसे हार्ड ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री जब मैं स्टार्ट करता हूँ, आपके ईयर में भी मैंने सबसे पहले यही बोला था कि अगर ये प्रिजुडाइज करके चलोगे कि ट्रिगो हार्ड है तो कभी ईजी नहीं लगने वाला है, ठीक है? मतलब वो ये प्रिजुडाइज नहीं होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट हार्ड। ओके, नाउ वेरी क्विकली आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि क्या आपकी वीकनेस थी और आपने उसको कैसे ओवरकम किया, ठीक है? और उसको कैसे रिकॉग्नाइज किया आपने और किस तरह से आपने उसको ओवरकम किया? ओके, सो आई स्टार्ट विद जैनी। माई वीकनेस वॉज माई फ़ोन, बिकॉज मेरे पास फ़ोन 9th स्टैंडर्ड से था और मैं बहुत यूज़ करती थी। मेरा डेली रूटीन उसका एवरेज 4 to 5 hours रहता था। Oh my God, that was your screen time. Yes. Okay. तो फिर मैंने उसे धीरे धीरे कम करने की ट्राई की, क्योंकि मैं जल्दी तो कर नहीं सकती थी। फिर मैं ऐसा होता था तो कहीं और जगह फ़ोन रख देती थी या फिर स्विच ऑफ कर देती थी। तो ऐसे ऐसे किया और फिर स्टडी पे ज़्यादा फोकस होता था। So as you started keeping your phone away from you, right? You started getting more focused on your studies. Okay, good. My weakness was TV. I loved watching TV. Mostly 3 to 4 hours में देखती थी TV. बट धीरे धीरे मेरे को ऐसा हुआ कि नहीं, मेरी स्टडी पे बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो फिर मैंने हाफ आवर कम कर दिया TV देखना एंड फिर मुझे स्टडी पे ज़्यादा कंसंट्रेशन आने लगा। Okay, which was your weakness? How did you overcome it? मैं बहुत खेलने जाता था नीचे क्रिकेट, तो
फिर थोड़े मार्क्स भी कम आए बीच में, तो मैंने वो कम किया टाइम और ज़्यादा पढ़ना था। ओके। मेरी वीकनेस स्टार्टिंग में एसएस थी, क्योंकि प्योर इन्फॉर्मेशन थी तो वो मैं ऐसे डायरेक्ट तो लर्न नहीं कर पाता था। तो मैं जैसे जैसे आइडेंटिफाई किए तो एसएस में जो फर्स्ट लेटर्स होते हैं ना वर्ड्स के, उनको कंबाइन करके सॉन्ग्स बनाता गया मैं। उनको मैंने जो हिस्ट्री थी उनमें 6 चैप्टर्स में मैंने ऑलमोस्ट 10 to 15 ऐसे पूरे राइमिंग वर्ड्स बना दिए थे, तो वो इजीली हो जाते थे। फिर एग्ज़ाम के पहले भी वो सिर्फ एक सेंटेंस रीड कर देता था और 5-6 कॉन्सेप्ट आ जाते थे। तो दैट इज़ व्हाट आई ऑलवेज से कि डू स्मार्ट वर्क, मतलब वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थिंग्स कभी इजी नहीं होती है, आपको उसको इजी बनाना पड़ता है, ठीक है। कोई भी चीज़ आप जितनी भी मतलब जितना आप उसको क्रिएटिव करोगे उतना आप उसको इजी बना दोगे। व्हाट वाज योर वीकनेस, हाउ डिड यू ओवरकम इट? माई वीकनेस वॉज ओवर कॉन्फिडेंस। मैं ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट था और स्टार्टिंग में टाइम को एकदम नेगलेक्ट करता था। कुछ खास स्केड्यूल वेड्यूल नहीं था स्टार्टिंग में। बट फिर जब 1-2 एग्ज़ाम गई, कुछ ख़राब मार्क्स आए, तब पता चला कि हम कितने पानी में हैं। फिर पढ़ाई स्टार्ट की। फैमिली से थोड़ा प्रेशर आया कि भाई अभी थोड़ा स्टार्ट कर दो पढ़ना, एंड फिर रियलाइज़ हुआ तो स्टार्ट कर दिया। मेनली मेरी हैंड राइटिंग थी। वो कहते मेरे इंग्लिश और गुजराती जो लैंग्वेजेस है उसमें बहुत मार्क्स कट होते थे। जो मेरे पेपर चेकर थे उन्होंने भी मुझे बोला था कि बहुत डार्क लिखता है, एक साइड पेज पे लिखता है तो पीछे पूरा आ जाता है उसका। तो मैंने अलग अलग पेन ट्राई की पर उससे भी इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर मैंने राइटिंग प्रैक्टिस की, उससे मेरा हैंड राइटिंग भी थोड़े ठीक हुए और लैंग्वेज में जो मेरे मार्क्स आते थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। बेसिकली तो सबकी वीकनेस गैजेट्स और टीवी ये सब होता ही है, यानी कि खेलने जाना और वो सब। बट सच कहूँ तो मेरी वीकनेस यही थी कि मुझे मन नहीं करता था पढ़ने का। मुझे ज़्यादा स्टडी अवर्स मतलब मन नहीं करता था। पहले बहुत महीने ऐसा ही चला, इसीलिए मेरे मार्क्स भी फिर कम आते थे। घर से बहुत प्रेशर था कि तुम ला सकते हो। सबसे बड़ी बात यही है कि जो ला सकता है वो भी नहीं ला रहा तो ज़्यादा दुख होता है, माँ बाप को भी और स्टूडेंट को भी। तो फिर फाइनली मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि बोर्ड मजाक नहीं है, उसे हमें सीरियसली लेना ही पड़ेगा। उसे हम ऐसे ही मतलब नहीं पास कर सकते, पर इतना हार्ड भी नहीं है। बस द मेन थिंग इज है एक प्रॉपर शेड्यूल। ऐसा भी नहीं करना कि पूरी रात जागना, ऐसा भी नहीं करना कि फिर पढ़ना ही नहीं है। वही एक मेरी वीकनेस थी, फिर बाद में मैंने उसे ओवरकम किया। मेरी वीकनेस तो मेरी बस राइटिंग स्पीड ही थी। मतलब मुझे पढ़ने का मन तो था ही, राइटिंग स्पीड ही थी, लेकिन वो भी इवेंचुअली जब लिखता गया तो फिर राइटिंग स्पीड इंक्रीज़ हो गई। क्योंकि पहले फिर इंग्लिश में भी मैं ऐसे लिख ही नहीं पाता था, 2 पेज का लिखता था। तो उन्नति मैम ने भी बोला था कि ऐसे इतना नहीं चलेगा, उसमें इम्प्रूवमेंट्स किए तो मैंने सब सजेशंस करेक्शन करके फिर आखिर में मेरी राइटिंग स्पीड भी इम्प्रूव हो गई और इंग्लिश सब्जेक्ट भी इम्प्रूव हो गया। माई बिगेस्ट वीकनेस वॉज माई प्रेजेंटेशन। मेरा पेपर प्रेजेंटेशन बराबर नहीं होता था क्योंकि आई एम अ स्वेटी पर्सन। मेरे को बहुत स्वेट होता है, तो मेरे पेपर ऑलवेज़ ख़राब हो जाते थे उसकी वजह से। तो फिर मैंने आपसे भी बात की बहुत बार, तो आपने भी बोला कि जितना ज़्यादा पेपर लिखेगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए मैं कंटिन्यूसली पेपर प्रैक्टिस करता गया और धीमे धीमे वो कम होने लगी। माई वीकनेस वॉज साइंस के डायग्राम्स। लाइक हार्ट और ब्रेन आपने पहली बार जब बनाया तब हमें लगा कि ये क्या है, बट आई रिमेंबर आपने वो सेम 5 टाइम्स करने दिया। फिर लास्ट में होता था कि ओके ये तो आता है, भी हो जाएगा। बट कभी कभी मैं लाइक पेंसिल शार्प कर लाइक जल्दी पेपर ख़त्म करने में मैं पेंसिल तक शार्प नहीं करती थी, तो हर बार मुझे नोट आता था कि यूज़ शार्प पेंसिल वाइल ड्राइंग डायग्राम्स। तो उसमें 1-2 बार डायग्राम्स के मार्क्स भी कटे, तो फिर उसके बाद से डायग्राम्स पे फोकस किया। माई वीकनेस वॉज टू वॉच तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मतलब वो एक बार चालू करता है तो ख़त्म ही नहीं होता। तो मन करता है देखते ही जाए। तो पापा बोलते थे कि वो लोग कोई तेरा पेपर लिखने नहीं आने वाले, एग्ज़ाम में भी उन लोगों को कोई काम नहीं लगने वाला है। फिर उन्होंने मेरा टीवी मतलब स्क्रीन टाइम कम कर दिया और चैनल्स को लॉक कर दिए और वो सब किया। मेरा भी सेम था, ओवर कॉन्फिडेंस। उसके वजह से स्क्रीन टाइम बढ़ता गया और स्टडी टाइम कम होता गया। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि नहीं, बहुत घर वालों ने भी बोला कि ओवर कॉन्फिडेंस बहुत है, तो उसका उल्टा किया, स्क्रीन का टाइम कम किया और स्टडी टाइम बढ़ाया। और उसके बाद वो ओवर कॉन्फिडेंस को ऐसा कम किया कि नहीं, मेहनत किए तो आएंगे, ऐसा नहीं मेहनत किए तो
ऐसा बोल देती थी कि नए आएंगे इस बार, अगली एग्ज़ाम में ज़्यादा मेहनत कर दूँगी। एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज री एग्ज़ाम? मतलब जब भी, मतलब मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो रेगुलरली री एग्ज़ाम देते थे, करेक्शन बुक मेंटेन करते थे, राइट? सो हाउ यूजफुल इज़ दैट? आईड लाइक टू नो दैट फ्रॉम यू। एग्ज़ाम होती थी संडे, तो फिर हमको खुद को ही पता चल जाता है कि हमारी मिस्टेक कहाँ पे हुई थी। पेपर चेक करके तो बाद में आता है, पर हमको पता चल जाता है कि मिस्टेक कहाँ पे थी। और अगर हमको आपको वो QR कोड से करेक्शन तो मिल ही जाता है, आंसर्स तो मिल ही जाते हैं। तो फिर मेरे को कभी कभी मन होता था कि मैं इस पेपर में मेरी बहुत गलती हुई है, तो मुझे ये पूरा पेपर फिर से लिखना चाहिए। तो मैं री एग्ज़ाम देता था और उसके मार्क्स भी देखता था। और कभी कभार जो मिस्टेक होती थी, मतलब हर बारी जो पेपर में मिस्टेक थी उसको एक अलग से बुक मेंटेन की थी। जो मिस्टेक होती है उसको मैं लर्न करके आंसर या सम जो भी है उसको मैं फिर से उसमें लिखता था या फिर करता था, और वो आगे एग्ज़ाम में बहुत काम आई कि ये मिस्टेक रिपीट नहीं करनी चाहिए। सो आईड लाइक टू आस्क यू रितेश के, क्योंकि आई नो कि तुम बहुत एनालिटिकल थे अपनी आंसर शीट को लेके, यू वेरी फ्रीक्वेंटली कम टू मी, यू नो यूज्ड टू कम टू मी के क्या मिस्टेक है, मैं कहाँ इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो हाउ डिड इट हेल्प यू, मतलब अपनी मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना और री एग्ज़ाम देना? सो हाउ मच यूजफुल वाज दैट? सर, जब भी मैं एग्ज़ाम का पेपर देता था तो उसके हमको रेगुलरली आफ्टर 3 days हमको मिल ही जाती थी। तो मैं सीधा उन्नति मैम के पास जाता था और पूछता था, मैम यहाँ पे क्या मिस्टेक्स है मेरी, क्योंकि हर बार मैं एग्ज़ाम देता था और कोई ना कोई एक पॉइंट तो रहता ही था कि मैं उसको मिस कर ही देता था। फिर वो मैं आपसे बहुत बार आया, मैं बोर्ड इंग्लिश एग्ज़ाम के पहले भी आपके पास आया था पूछने कि मैं कैसे लिखूँ, आप प्रॉपर एक बता दो। तो सर उससे क्या एग्ज़ाम के टाइम पे एक फोकस रहता है कि अभी पूरे यार हमको इतने सारे पता है कि ऐसे मिस्टेक्स होती हैं, तो हम वो वे नहीं यूज़ करेंगे जिससे मिस्टेक होगी। और उन्नति मैम भी जैसे हमको बताते थे कि ऐसे लिखना है, प्रेजेंटेशन बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट होता है बोर्ड्स में, तो वही बस शॉर्ट ट्रिक्स हमको माइंड में याद रहनी चाहिए वो। So it was really enlightening and it was really inspiring. So बहुत सारी चीज़ें ये जानने मिली कि क्या हम करते हैं और क्या हम नहीं करते हैं जिसकी वजह से अच्छे रिजल्ट आते हैं, ठीक है। मैं अगेन वही कहना चाहूँगा कि सी एजुकेशन इज़ एवरीथिंग, एजुकेशन एम्पावर्स अ पर्सन एंड एजुकेशन मेक्स अ पर्सन सेल्फ डिपेंडेंट, राइट। अब जो चीज़ करनी ही है लाइफ में, एजुकेशन इज़ इम्परेटिव, तो क्यों ना अच्छे से करें। जो चीज़ करनी ही है, जिसका कोई और ऑप्शन है नहीं, पढ़ाई वो एक ऐसी चीज़ है जो हर एक को करनी है, हर एक कोई करता ही है, तो क्यों ना अच्छे से कर ले। तो किस तरह से हम उसको अच्छे से कर सकते हैं, वही मोटिव था ये इंटरव्यू का, ठीक है। तो आई होप दैट दिस वीडियो वुड बी यूजफुल टू ईच एंड एवरीवन, नॉट ओनली टू द JVians but also to all the students who are aspiring for very good result. All the best guys, and all the best for bright career ahead. And as I always say, be a very good human, be a very good human in life, ठीक है। आप बहुत अच्छे डॉक्टर या इंजीनियर बन सकते हो, पर बहुत अच्छे अगर इंसान बनोगे तो वो I'll be more proud of you if you'll be a good human being, right? Thank you very much.